नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव। तो आपको एक बार बता देते हैं कि कल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का सोशल स्टडी का एसएसटी का पेपर है। तो उसके लिए आज हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखे हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी टाइम है लेकिन उनके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हम यूपी बोर्ड के लिए कंप्लीट 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और टाइम को वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है? हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज फॉर 4 प्रिंट विजुअलाइजेशन अ वर्ल्ड मेड अप अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आप किसने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑटोमन बिस्मार्क, गुसेपी मजीनी है, फ्रेडरिक सोबरी है और नेपोलियन बोनापार्टी है। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन होगा, इसका क्या होगा? फ्रेडरिक सोबरी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? विच फीमेल फिगर इज यूज्ड टू नेशनल सिंबल। कौन सी फीमेल फिगर थी जो नेशनल सिंबल के लिए इस्तेमाल किया रखा गया था, उनका इस्तेमाल किया गया था या उनको एक नेशन के तरह दिखाया गया था कि जैसे हमारे भारत में भारत माता है, तो भारत माता का नाम लेते ही इंडिया के बारे में बात हो जाती है। वैसे वहां के लिए महिला को चिन्हित किया जाता। तो कौन थी, किसका नाम, किसके बारे में, या कौन थी वो? ऑप्शन है आपके ब्रिटेनिया, मरीनी, लिबर्टी और जर्मनी। तो क्या नाम था? ब्रिटेन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट इज वाइडली रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन सा इवेंट था जो बड़े लेवल पे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काम किया था? ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन है द कोरोनेशन of the Napoleon, the storming of the Bastille, the signing of the Treaty of Paris, and the execution of Louis XVI. Louis XVI क्लास 9 नंबर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में था लुइस 16 के बारे में। इसके 20 साल में राजा बन गया था, शादी भी हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस से हुई थी। आसान आदमी नहीं थे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे क्या बता रहा है इसमें? ऑप्शन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्या? स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। क्या है? स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। क्या है? स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वाज द आर्किटेक्ट of the unification of German। कौन था जो यूनिफिकेशन, जर्मन के यूनिफिकेशन के लिए कौन सा आर्किटेक्ट था जिसके ऊपर काम किया था? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, नेपोलियन है, बोनापार्ट, गुसेपी गरीबाल्डी और ऑटो बिस्मार्क, और लास्ट दे रहा है विक्टर अमोनिया सेकंड। अमोनिया लिया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? देखिएगा, आप लोग खुद देखिए, नाम से पता चले इसका सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जल्दी से बच्चों। चलिए, नेक्स्ट, विच लीडर प्लेड अ पायोटल रोल इन अ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलते यार, इटली बहुत बढ़िया जगह है। चलिए, ठीक, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे उसके जो नेशन के लिए काम कर रहे थे, उन सब के लिए क्या बता रहे हैं? क्या ऑप्शन होगा इसका? गुस्बी मजीनी साहब है, नेपोलियन है, बोनापार्ट है, तीसरा आपका फ्रेडरिक सोवरेन एंड एंटोनी वन बिस्मार्क। तो आपका सीधे सीधे ले जाइए, गुस्बी मजीनी साहब है, बिना सोचे समझे दौड़ के चले जाइए गुस्बी मजीनी साहब है। Who was the founder of National Congress in
1885 हुआ होगा। बताइए कौन था 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। एक चैप्टर आपका है पॉलिटी में, जिसके पॉलिटिकल साइंस में आपका इसी चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टी है, उस चैप्टर में आपका सीधे सीधे पूछा है कब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? क्वेश्चन उससे बन सकते हैं एमसीक्यू में। 1885 में एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक, तो इसका सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किसने किया होगा? महात्मा गांधी जी आपके मन में जा रहा होगा या जवाहरलाल नेहरू जी जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक जी हो सकता है, या तो फिर आपका एओ हुमे हो सकता है। तो महात्मा गांधी जी को हटा दीजिए, नेहरू जी को हटा दीजिए। बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। जो महाराष्ट्र में गणेश पूजा का एस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था कि सबको एस्टेब्लिश करके सब लोग एक मूड में ले जाने का लाने के लिए इसलिए उन्होंने किया था। फिर आपका नेक्स्ट इसका क्या है ऑप्शन? एओ हुमे साहब ने किया था। नेक्स्ट आपका दे रहा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सुना होगा, जलियांवाला बाग कांड के जस्ट पहले ये काम हुआ था। अब आपका वर्ल्ड वॉर कब चल रही है? वर्ल्ड वॉर कब चल रही है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड अरे सॉरी फर्स्ट कब चल रही है बताएं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब पता है? 1914 से 1918 तक चली। कब से? 1914 से 1918 तक चली। ठीक है, तो इसी को बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? रॉलेट एक्ट। उसी के बाद आपका जस्ट हुआ था जब भारत में रॉलेट एक्ट लगाया गया था 19। उस समय भारत की बहुत कमजोर हालत थी, क्योंकि उस समय पूरे देश में पहले वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वो खाना आना सब कुछ महंगा था, हम लोग खुद ही जूझ रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो उस समय रॉलेट एक्ट बनाया था, जो कि आपको किस लिए हुआ था? देखिए चार ऑप्शन दे रहे हैं। इट इंप्रूव द एडिशनल टैक्सेस, दूसरा दे रहा है फॉरबिडेड इंडियन फॉर्म्स एडिक्टिव सर्विसेज, तीसरा दे रहा है ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रेशन पर्सन विदाउट ट्रायल, और नेक्स्ट और लास्ट दे रहा है आपका डिनाइंग द राइट टू प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, सीधे आंसर क्या होगा? टैक्स को बढ़ा देते, इंप्रूव टैक्स को इंप्रूव कर दिया था, बस सीधे इसको मार के आगे माँ बाप का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी बात पे एक लाइक कमेंट ठोक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। Which did the brutal Jawaharlal Nehru massacre take place in 19? जवाहरलाल नेहरू सॉरी गलत बोल दिया मैं, जलियांवाला बाग होगा, सॉरी मेरा दिमाग कुछ और चला गया। 1999 में हुआ था जलियांवाला बाग। तो मेरा ऑप्शन है अमृतसर है, लाहौर है और लखनऊ है। तो आप कुछ भी यहाँ पर करके अमृतसर लगा दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी, आपको भी फेवरेट होंगे, हमारे भी फेवरेट है। अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी, उसका नाम था केसरी 2। उसमें आपको अमृतसर को पूरा बताया है, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसको कंप्लीट डिक्टेट किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आपका दे रहा है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन जोहान्स गुटेनबर्ग वॉज। कौन सी सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी प्रिंट की गई थी? किसके द्वारा की गई? सबसे पहले जॉन्स गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। और क्या की गई थी? द बाइबल। किस नाम से? द बाइबल के नाम से उन्होंने ठीक बुक नहीं सॉरी प्रिंट की। ठीक, और भी ऑप्शन है आपका कैंटेरबरी है, द डिवाइन कॉमेडी है, द प्रिंस है। तो लेकिन आपकी बाइबल सबसे पहले प्रिंट हुई। ठीक, नेक्स्ट आपका 10th ऑप्शन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930? 12 मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 में कौन सी चलेगी? कौन सी बताइए? 12 मार्च 1930 में ऑप्शन है कहां से? दांडी, चौरी चौरा, सूरत और साबरमती। तो कहां से होगा इसका ऑप्शन? साबरमती। ठीक है, थोड़ा सा पेन को चेंज कर देते हैं, अब बहुत देर से पेन चली है, अब ब्लैक पेन ली है। चलिए फिर बात करते हैं विच कंट्री इनिशिएट द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया? कौन सी
कंट्री से आपका लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया को शुरुआत हुई थी? तो आपका दे रहा है ब्रिटेन का इसका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन होंगे पोर्टुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, लेकिन आपका ऑप्शन क्या होगा? ब्रिटेन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 बिगेन इन, सबसे पहला या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई? 1929 में बिगेन हुई थी, जो पूरी कंट्री में, जो आपके वहां पे हुई थी यूएसए में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सेट अप द ऊद किसान सभा, किसने ऊद किसान सभा को का सेटअप किया था? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अलूरी सीताराम राजू, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन को हम लोग ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहां एक लाइन के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। ये दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तीसरा ऑप्शन है आपका शौकत अली और चौथा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी नहीं होंगे, शौकत अली जी नहीं होंगे, तीनों को सीधे हटा दीजिए। हाँ, हम लोग सीधे बात करेंगे इसकी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र साहब, ठीक है। बाबा रामचंद्र साहब और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। फिर नेक्स्ट दे रहा है इन द खेड़ा मूवमेंट which community struggle was highlighted? खेड़ा मूवमेंट में कौन सी कम्युनिटी का स्ट्रगल सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था? बताइए। खेड़ा मूवमेंट में ऑप्शन है अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा पीसेंट्स है आपका, स्टूडेंट्स और आर्टिसन। तो पीसेंट्स का मतलब जानते हैं गरीब। हां, किसकी बात हो रही है? ये गरीब इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज भी है, कौन सी? गरीबों की है। गरीब बहुत ज्यादा है, लेकिन सब खुश हैं उसमें, ठीक। तो ये पीसेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका दे रहा है नॉन रिन्यूएबल। आज ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल स्टिक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब नॉन रिन्यूएबल पे आ जाते हैं। तो इस पे आई थिंक हां हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हो सकते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और कोल एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रिन्यूएबल। इसको जाकर जला देंगे आप, उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। विंड का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर का दूसरे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइडल का भी कर सकते हैं। टाइडल समझ रहे हैं ना, जो आपका लहरें समुद्र और नदियों में उठती हैं, उसको भी टाइडल एनर्जी कहते हैं, ठीक। उससे टाइडल एनर्जी बनती है, लेकिन कोल को एक बार जलाने के बाद आप दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका दे रहा हूं द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखा जाए क्या होगा, कौन सा रिसोर्स होगा, क्या रिसोर्स होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बायोटिक, एबायोटिक, दूसरा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तीसरा पोटेंशियल एंड डेवलप्ड और लास्ट है नेशनल और इंटरनेशनल। तो इसमें सीधे सीधे आपका क्या दे रहा है? बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे सीधे जहां ओरिजिन या नेचुरल रिसोर्स की बात आए तो नेचुरल रिसोर्स की बात आएगी तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को लगाइएगा, और बायोटिक कंपोनेंट की बात आएगी या एबायोटिक या ओरिजिन की बात होगी तो सीधे आप बायोटिक और एबायोटिक लगा दीजिए। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा बायोटिक, एबायोटिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सॉइल व्हिच इज डीप एसिडिक, जिसका पीएच कम से कम, पीएच निकालना आता ही होगा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट साइंस पढ़ ही रहे हैं तो आपको पीएच पता ही होगा। पीएच 6 होगा, पीएच जितना कम होगा यानी 1 2 3 होगा तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, और जितना बढ़ता जाएगा उसका पीएच कितना बेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पीएच बहुत कम है यानी 6.0 है तो पीएच क्या है? बहुत मतलब काफी हद तक कम, एसिडिक सब्सटेंस जो है एसिडिक कम, ठीक है। सब्सटेंस क्या है? एसिडिक कम होगा। तो आपका 17 का आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो इस सब में से क्या हो सकता है? लैटराइट सॉइल। तो क्या होगा? लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट आपका दे रहा है विच सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज द रेगियो सॉइल। रेगियो सॉइल को दूसरे नाम से या कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? ये आपको मैप जब पढ़ाया था, मैप वाले उसमें जाकर देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए कंप्लीट मैप वर्क पढ़ाया है क्लास 10 के लिए, आप उसमें जाकर देख लें, लाइक करें, शेयर करें, जो करना हो मार चलिए। तो इसमें क्या है? आपका एलुवियल सॉइल है, दूसरी हम क्या करें? ब्लैक सॉइल है, एरिड सॉइल और रेड सॉइल।
तो हम लोग किसका ऑप्शन लगाएंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहीं होता है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल ही है, क्योंकि वाटर को होल्ड करके रखता है। ब्लैक सॉइल होता है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, इसीलिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रहा है 19 नंबर का, approximately what percent of earth fresh water is there। ये सबसे गंभीर सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम सब लोग इसको फेस कर रहे हैं। हालांकि 70% नहीं है, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, सारे पानी की बात करें तो 70% वाटर को मान सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर की बात हो रही है। ठीक, 50% देख लीजिए, ये भी नहीं होगा। 10% देख लीजिए, ये भी नहीं होगा। खाली पीने योग्य फ्रेश वाटर 2.5% है। ये पुराने डेटा बता रहे हैं, आज के डेटा अगर करंट डेटा निकाला जाए तो उसके हिसाब से और शायद और भी कम होगा। ठीक है, तो चाहे तुम लोग देख सकते हैं, फ्रेश वाटर परसेंटेज ऑन अर्थ 2.5% भी दिखा रहा है, इसमें भी 2.5% दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2.5% पानी टोटल साफ पानी पीने का है। ठीक है, चलो लोग आ जाते हैं फिर अपने काम पे। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, 2.5% ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है, विच स्टेट इन द पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड। कौन से टाइगर रिजर्व, कौन से स्टेट में पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड है? कौन से स्टेट आपको पता है? कौन से स्टेट में आपका पेरियार है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरल। इस समय क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा? केरला। कहां होगा? केरला। नेक्स्ट आपका दे रहा है, which type of forest is not officially recognized in India। कौन सी सॉइल भारत में नहीं पाई जाती? ठीक है, ऐसी कोई सॉइल होगी, कोई सॉइल जरूर होगी, तो कौन सी सॉइल है जो आपके भारत में नहीं पाई जाती? कौन सी है? रिजर्व फॉरेस्ट वाली, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाली, या अनक्लास्ड फॉरेस्ट वाली, या कल्टीवेटेड फॉरेस्ट वाली? कौन सी होगी? इन सब में से कौन सी होगी? कल्टीवेटेड फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द प्राइमरी कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड के खराब होने का, ज्यादा इसको खेती ज्यादा होती है, या हम लोग खेती कर रहे हैं, या बारिश हो रही है, कुछ भी तरीके से अगर ज्यादा होता है तो लैंड डिग्रेडेशन में कौन, लैंड डिग्रेडेशन या लैंड खराब होने का कारण क्या क्या हो सकता है, या कौन है इसके लिए? कहां पे बात हो रही है? पंजाब और हरियाणा में क्या क्या हो सकता है? ओवर इरिगेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, माइनिंग हो सकती है, या ओवर ग्रासिंग हो सकती है। लेकिन माइनिंग तो यहाँ कुछ खास होती नहीं, तो माइनिंग वाला तो ऑप्शन ही है ना। ठीक है, माइनिंग तो कुछ खास यहाँ होती नहीं। ठीक, दूसरा ओवर ग्रासिंग, यहाँ बहुत जानवर मिलेंगे, ओवर ग्रासिंग भी बहुत ज्यादा। डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं, खेत ज्यादा है। हाँ, जंगल ज्यादा नहीं है, यहाँ खेत ज्यादा है पंजाब हरियाणा में। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ओवर इरिगेशन। इरिगेशन ज्यादा होने के कारण ये सब चीज होती है। ठीक, विच इज प्रिमिटिव subsistence farming known as a northern eastern states like Assam and Mizoram। असम और मिजोरम में कौन से आपके, असम और मिजोरम की बात कर रहा है, वहां पे कौन सा ऐसा एरिया है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है, जो कि आपका प्रिमिटिव सस्टेंसेस फार्मिंग के बारे में बता रहा है? कौन सा हो सकता है, बताइए? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पता है कि फूलों और गार्डन में जो बाग उनके लिए होता है। पेंडा होता है, मिल्पा होता है, और झूमिंग होता है। झूमिंग क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? झूमिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, Which of the following is the most important food crop? कौन सी है जो सबसे ज्यादा फूड क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सी बताइए? Tell me, which one is the most important food crop of India? Food gathering, एग्रीकल्चर, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। Alluvial soil are predominantly found in which region of India?
अब एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है? ऑप्शन 4 है डिकेइंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट एंड वेस्टर्न घाट। तो किधर पाई जाएगी? कौन बताएगा? बताएं। डेक्कन प्लेट्यू पे नहीं होगी, इसको हटा दीजिए ऑप्शन। थार डेजर्ट में होगी क्योंकि वहां की एरिड सॉइल है तो उसको हटाइए। हां, एलुवियल सॉइल। तो वेस्टर्न घाट आपका वहां का समुद्री इलाका है, वेस्टर्न घाट में तो नॉर्दर्न प्लेन में जहां पे आपका पहाड़ी इलाका है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया में क्या है? एलुवियल सॉइल की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट आप पे आते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए आ जाते हैं दोबारा से 26वें क्वेश्चन पे। विच सेंटर में ले लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एबायोटिक रिसोर्स? एबायोटिक रिसोर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, पहले आपका वाइल्ड लाइफ है, दूसरा आपका फॉरेस्ट है, तीसरा मिनरल्स एंड क्रॉप्स है। तो एबायोटिक रिसोर्स का सबसे बायोटिक होगा तो यानी आपका एग्रीकल्चर, उसमें बायोटिक होगा तो वाइल्ड लाइफ आ जाएगी, फॉरेस्ट आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगा। और एबायोटिक में तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे मिनरल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मिनरल्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of a EEZ belong to, अभी किससे बिलोंग करता है? तो इंडिविजुअल, कंट्रीज, ओपन ओशियन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोस्टल स्टेट एंड नो वन। तो क्या हो सकता है इसका 27 का ऑप्शन? क्या हो सकता है? बी, ओपन ओशियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, 28 क्वेश्चन नंबर पे आ जाता है। विच स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर? अब कौन सा है आपका, कौन सी रिवर है जो पास होती है इरिगेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है? क्या होता है? इंडोडेशन कैनाल, डैम होगा, डैम यानी बंदरगाह भी बोलते हैं, बंदर नहीं, हाँ बंदरगाह भी बोलते हैं, डैम्स, बांध, सॉरी। फिर आपका दे रहा है खादिन और जोहार। ये सब में से क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का डैम होगा। ठीक है, डैम मतलब बांध। ठीक, देखा होगा सबने डैम मूवी देखा ही होगा, पुष्पा मूवी तो देखा ही होगा, झुकेगा नहीं, हाँ झुकेगा नहीं ऐसे बोलते हैं ना, उसी वो उसमें देखा होगा। इन बेल्जियम विच linguistic communities is relatively rich and powerful? कौन सी बेल्जियम में ज्यादा बोलने वाले और पावरफुल किनको माना जाता था? कि डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले या जर्मन बोलने वाले? जो बेल्जियम में कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो पैसे वाली और पावरफुल दोनों मानी जाती है, कौन सी थी? ये चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है? हाँ, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले कि इंग्लिश बोलने वाले, कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग। ठीक है, तो फ्रेंच बोलते थे उन लोगों। फिर बात करते हैं हम लोग पॉलिटी में आ गए अब, फेडरलिज्म का ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपको दे रहा है श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1947 में, ये भारत हुआ था, 1948 में, 1950 में कि 1956 में हुआ था? इसका ऑप्शन क्या होगा? और 1948 में आजाद, भारत के आजाद के एक साल, जस्ट एक साल बाद आजाद हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which form of government is known for? कौन सी गवर्नमेंट थी जो प्रमोटिंग पावर शेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट मानी जाती है या जानी जाती है? हाँ, कौन सी पावर शेयरिंग जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 3, डेमोक्रेसी। ठीक, ऑप्शन है डिक्टेटरशिप है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, वन पार्टी स्टेट है, डेमोक्रेसी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डेमोक्रेसी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन द फेडरल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? इसमें से कौन सा है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं दिखते हैं? जिसमें आपका डिवीजन ऑफ पावर, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक, क्या हो सकता है इसमें से? 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर पावर को सेंट्रलाइज कर देंगे तो ये सब फेडरल सिस्टम को ये दर्शाएगा। नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अगर सेंट्रलाइज कर देंगे तो फेडरल सिस्टम नहीं दिखेगा।
ठीक है, अगर पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका 33 क्वेश्चन है आपका सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया। सोशल डाइवर्सिटी कब होती है? हाँ, डिस्क्राइब डिफरेंस इन लैंग्वेज में, कल्चर में, रीजन में और ऑल ऑफ दिस। मेरे हिसाब से तो इसका सारा होना चाहिए ऑप्शन। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? ऑप्शन इसका क्या होगा? सारा होगा। हमारी लैंग्वेज से भी हम लोग डिफरेंट हैं, रीजन अगर हो गया तो उससे डिफरेंट हो जाते हैं, लैंग्वेज से हो जाते हैं, कल्चर से, सब चीज से हम लोग क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में बता रहे विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर नेशनल डिफेंस इन इंडिया। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो नेशनल डिफेंस के लिए काम करती है भारत में? कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायत? ये तो आपको सीधे पता है, जो नेशनल डिफेंस के लिए कौन काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कौन काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट आपका पुलिस इन लोग का नियुक्त करती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं करती है जो कुछ, और पंचायत भी ऐसा कुछ नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट ये क्या करती है? पुलिस है, दरोगा, इन लोग को मतलब देश के अंदर जो डिफेंस को है उसको देखती है स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस सुना होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस सुना होगा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा इंडियन आर्मी हमेशा ही, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बिहार आर्मी, उत्तर प्रदेश आर्मी, दिल्ली आर्मी, मुंबई आर्मी, केरल आर्मी, नहीं सुना होगा। ये आपने इंडियन आर्मी सुना होगा। यानी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है? डिफेंस के, नेशनल डिफेंस के लिए सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होता है। फिर आपको कहते हैं टर्म फेमिनिज्म रिफर्स टू। फेमिनिज्म कौन से, किसको बताता है? फेमिनिस्ट को क्या बताता है? फेमिनिस्ट टर्म क्या बताता है? बताएं। ऑप्शन नंबर बिलीव इन इक्वालिटी फॉर वुमेन, महिलाओं की इक्वालिटी के लिए बताता है, दिखाता है। ठीक, बिटवीन द 1970 एंड 1993 बेल्जियम लीडर्स emerged total country constitution how many times? कितनी बार हुआ था? कब की बात है? बताएं। फिर से बोल रहे हैं 1970 1993 की बात कर रहे हैं। बेल्जियम लीडर्स emerged their constitution how many times? कितनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? एमर्ज किया था, अमेंड किया था, अमेंडेड, सॉरी, अमेंड किया था, एमर्ज किया था, अमेंड किया था। अमेंड करना मतलब आपको उसमें संशोधन करना, कुछ बदलाव लाना। कितनी बार किया था? किसने? बेल्जियम। बताएं। आप लोग बता दो भैया, ऑफलाइन वाले बच्चों, आप लोग बैठे हैं नहीं, आप लोग बता दो, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे कि सारे आ रहे हैं? अच्छा, चुप रहिए। ठीक ठीक, वेरी गुड। बताएं। 4 बार। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 4 टाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्राइमरली प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया? इंडिया की माइनॉरिटी राइट्स के लिए कौन करता है? बताएं। इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स के लिए कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, सबको एक समान से देखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, दिस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रीज मनी सप्लाई। अब कौन सा पार्ट है या फिर कौन सा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है भारत का जो कि कंप्लीट पैसे का लेन देन सब कुछ कंट्री का कंट्रोल किसके अंदर में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं होता है, सेबी आपका जो शेयर मार्केट में सेबी सब कुछ कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट में खाली करता है। ठीक है, पूरे भारत में पैसे का जो इस टर्नओवर है देखना है ऑनलाइन, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन चल रहे हैं 39 पे हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज। अब 39 क्वेश्चन नंबर है, 39 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अगर आपको किसी देश की इकोनॉमी निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, हाँ, पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम से? नहीं, ये तो नेशन की इनकम होगी। टोटल इनकम से? ये भी नहीं होगी। क्रॉस इनकम से? ये भी नहीं होगी। तो क्या होगी? पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम हमारे इकोनॉमिक पे आ गए हम लोग, इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो पर कैपिटा इनकम इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रहा है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो HDR को बताता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताइए? 10 क्वेश्चन और बचे हैं। पहले आपका दे रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताता है। और IMF है आपका, शायद इसका याद नहीं है, इंडियन कुछ करके है, इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं है। UNDP आपका देता है। इसका आंसर होगा UNDP। इसका फुल फॉर्म है यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा? यूनाइटेड, इसका होगा UNDP का। WHO का पता ही होगा आपको। लेते हैं WHO। ठीक, कॉपी होती है। WHO, UNDP, और तीसरा क्या था? WTO, और चौथा था IMF। इसका फुल फॉर्म अभी नहीं पता है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, मेरे लिए भी होमवर्क है। WTO से क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेड लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दूसरा आपका क्या था? दूसरा क्या नाम दिया था? UNDP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका UNDP का है। ठीक, और नेक्स्ट क्या था? WTO। तीसरा क्या था आपका? WTO। इसका क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और लास्ट आपका क्या था? लास्ट कौन सा था? भूल गए। IMF। इसका अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, इसको देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो इसका ऑप्शन है UNDP होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? UNDP होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। Which of the following is not a criterion for measuring development in a HDO। ठीक है, HDO को नापने का क्या, कौन सा माप नहीं? इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन नंबर है आपका। इसका ऑप्शन क्या होगा? मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका दे रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स इज इंक्लूडिंग व्हेन कैलकुलेटिंग GDP। अब वैल्यू, किसी गुड की वैल्यू निकालनी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की,
तो क्या होगा, किसके बारे में बता दे, कौन अगर किसी की वैल्यू जीडीपी की कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है द वैल्यू ऑफ विच गुड्स, किसी गुड की या किसी सामान या किसी वस्तु की उसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो किसके तहत होगा, जीडीपी के तहत होगा। तो उसमें क्या क्या हम निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं उसमें, हाँ ऑल गुड्स एंड सर्विस निकालते हैं या फाइनल गुड एंड सर्विस निकालते हैं या ऑल इंटरमीडिएट गुड्स निकालते हैं या ओनली एग्रीकल्चर गुड्स निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस निकालते हैं। which sector are workers, in which sectors workers provide an appointment letter and job security, कौन सा सेक्टर ऐसा होता है जिसमें कि अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब सिक्योरिटी भी होती है। ये आपका चैप्टर नंबर नहीं आता है, लेकिन चैप्टर आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसका है मनी क्रेडिट का है। तो इसमें आपको बताता है कि मनी क्रेडिट चैप्टर का है, नंबर नहीं आ रहा है, मनी क्रेडिट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसका आंसर है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज्ड होगा तो नहीं होगा, सीधी बात है। सेकेंडरी सेक्टर को वो भी नहीं दे पाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी आपको परमानेंट जॉब सिक्योरिटी या जॉइनिंग लेटर नहीं दे पाएगा। खाली आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बहुत बड़ी कंपनी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अंदर बड़ी कंपनी प्राइवेटिंग हो जाएगी तो उसमें सिक्योरिटी नहीं, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उसमें ये आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट आपका दे रहा है द टर्म ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंक्रीजिंग। ये अब कौन सा टर्म है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए माना जाता है, कौन सा टर्म लिया गया था। चलिए सीधे हम बात करते हैं कनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक। जल्दी निकल ले, इसके बाद और भी क्लासेस हैं मेरी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं व्हिच इंडस्ट्रीज वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल कब आपका पारित हुआ था, फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में कौन सा हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे टेक्सटाइल होगा। आयरन स्टील नहीं होगा, जूट नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। सबसे पहले कपड़ों का व्यापार के लिए इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लगा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हो सकता है यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, बेस्ट डिस्क्राइब, सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, रैपिड ग्रोथ के लिए होता है, मीटिंग नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर, यूजिंग ऑल रिसोर्स, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को हटा देते हैं, ऑल यूजिंग ऑल रिसोर्स सारे इस्तेमाल करें। तो कौन क्या बात कर रहा है, डेवलपमेंट या क्या बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके लिए रैपिड ग्रोथ भी नहीं हो सकता, आपका क्या होगा, मीटिंग नीड विदाउट कंपनसेशन कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर, बिना फ्यूचर जनरेशन के कॉम्प्रोमाइज करके, बिना उनके कॉम्प्रोमाइज, जैसे कुल मिला के उनके लिए हमको रखना है, फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए ये सारी चीज हमको बचा के रखनी है, उसी लिए, ठीक। नेक्स्ट आपका देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा हो सकता है, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है या मेटल है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा, बताना है। बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक सबसे ज्यादा हानिकारक है। ग्लास होगा, शीशा ना, वो भी बहुत हानिकारक है, रोड लगती है बहुत काफी। मेटल हो सकता है, ये भी नहीं होगा, लोहा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। पेपर होता है, पेड़ से बनता है, पेड़ में निकल जाता है जमीन में, तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। विच इज मीन टू बी ए बेगर, बेगर क्या है, क्या बेगर क्या है। 48 क्वेश्चन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। बेगर उसको बोलते हैं जिनसे काम कराया जाए बिना पेमेंट के, जबरदस्ती काम कराया जाए। कई सारी मूवीज बनी थी, कभी 10 बनी थी वाली केजीएफ 1 पार्ट 2 पार्ट, पहले पार्ट में देखा होगा, जबरदस्ती से काम कराया जाता है और पेमेंट नहीं दी जाती थी, ठीक है। दूसरे खाली काम करते थे, उसके बारे में बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 which neighbor had higher income than India। कौन से नेबरिंग कंट्री जिसकी इनकम अच्छी खासी है, बताइए किसकी इनकम सबसे अच्छी खासी है। देखिए पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है, आज इनकी बहुत खराब हालत है, हंसी भी आ रही है। बांग्लादेश को भी नहीं ले सकते, नेपाल को भी नहीं ले सकते, श्रीलंका थोड़ा डेवलप्ड सिटी कंट्री है, वहाँ थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान भूल जाइए, ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए यार।
ये तो हंसी वाला हो गया। नेक्स्ट आपका दे रहा है, गलत मैंने बना दिया। नेक्स्ट और लास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरली हेल्प इन। अब रेन वाटर हार्वेस्टमेंट होता है वो किस लिए होता है? इंक्रीजिंग इवेपोरेशन के लिए करते हैं? नहीं, हार्वेस्ट कर लिया तो इसको ले जाके एक जगह करके नीचे अंडरग्राउंड वाटर से मिला देते हैं, तो वो चीज नहीं करते, तो ये आपका इंक्रीजिंग इवेपोरेशन हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या दे रहा है? प्रमोटिंग फ्लड, फ्लड को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, लेकिन आपका रेनफॉल अगर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बचाएगा नहीं, ठीक, वो आपका अंडरग्राउंड वाटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इंक्रीज पॉल्यूशन, नहीं, पॉल्यूशन नहीं होता हार्वेस्ट करने से। क्या हो सकता है? रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और अंडरग्राउंड वाटर को भी कर सकते हैं। इसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काम आता है, ठीक। तो ये है आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक, जो कि एमसीक्यू के 50 क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए आपके सामने, ठीक। ये 50 क्वेश्चंस थे सेक्शन सी। अब इसकी एक वीडियो और डाल देंगे जिसमें हमने क्वेश्चंस को बनाए हैं। इसकी लाइव वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार और इससे बना देते हैं हम कि जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम इस पे डिस्कस कर लेंगे आज। एमसीक्यू नहीं है, वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का साथ देने के लिए, और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, ठीक। और इस वीडियो को ये एंड करते हैं हम, तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, जय भारत।